वनकम वंदनों स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 20 नवंबर। कल आर्टिकल डिस्कस नहीं हुआ, तो जो आर्टिकल छूटे हैं कल उसको हम मिक्स करके करेंगे। अभी कुछ टाइम से हम यही हो रहा है कि हम जो है दो दिन का कंबाइन करके कर रहे हैं, बट डोंट वरी, हम न्यूज़ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बाकी चैनल्स और हमारे चैनल्स में फ़र्क ये है कि आपको डेली न्यूज़ मिल जाता है। डेली हम भी देते थे, नो डाउट, लेकिन अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं डेली नहीं कर पा रही हूँ, या तो फिर रात को टाइम मिल पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, है ना। और आई डोंट थिंक सो कि 2 दिन का अगर कंबाइन करके हम कर रहे हैं डिस्कशन जो मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी आप बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये टेम्प्रेरी है, डोंट वरी। और आप में से एक एस्पिरेंट ने पूछा था कि प्रीलिम्स का क्या करना है। देखिए, प्रीलिम्स मेरे हिसाब से चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, चाहे आपका थर्ड अटैम्प्ट हो, या फोर्थ हो, या फिफ्थ हो, जो भी अटैम्प्ट हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अटैम्प्ट्स, आपको शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट अभी 1 से 2 घंटे आप एक स्लॉट जो है आप अपने स्टडी का प्रीलिम्स के लिए दे दीजिए। और वैसे प्रीलिम्स का तो अलग नहीं होता, जैसे कि अगर आपको मेंस भी पढ़ रहे हो तो वो भी आपके प्रीलिम्स में ही काम आने वाला है। और ऐसा ऑप्शनल है आपका, जैसे कि ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, कुछ इस टाइप के ऑप्शनल्स हैं जो हमारे जीएस में हैं, जैसे हिस्ट्री है किसी का ऑप्शनल। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जो प्रीलिम्स में भी आपको काम आएगा, है ना। तो वो ऑप्शनल भी आपको काम आएगा। तो आप वेट मत कीजिए कि जैसे जैन से ही मैं शुरू करूँगी। 1 से 2 घंटे स्लॉट जो है आप आराम से अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू के लिए आप, ठीक है, यही मेरा सजेशन होगा। लास्ट एंड टाइम का 3 महीने 4 महीने का वेट मत करो। तो शुरू करते हैं। देखिए, 19 का आर्टिकल क्या है। देखिए, आम आदमी पार्टी से ना मिस्टर कैलाश गहलोत जो हैं, आप बहुत अच्छे जानते होंगे इस पर्सनालिटी को। ठीक है, अभी नवंबर तक ये ना एमपी रहे हैं। इस नवंबर के अभी तक, अभी 3-4 दिन तक, है ना। और अचानक से इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, और 2 दिन से तो ये इशू काफ़ी बना रहा। और अब फाइनली इन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए कि किस एमपी ने, किस एमएलए ने। ऑल्दो ये अभी दिल्ली के जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो 2020 में इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्ट हुए थे, ये एमएलए थे नजफगढ़ से। ठीक है, तो वर्किंग ही थे ये, अभी ऑलरेडी इनका टेन्योर था। तो अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जो है इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है 10th शेड्यूल। ठीक है, ऑल्दो इस पे आर्टिकल तो नहीं आया। एंड 10th शेड्यूल क्या है, हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। तो आप एक बार अपना लक्ष्मीकांत बुक उठाइए, उसमें लास्ट चैप्टर मिलेगा आपको 10th शेड्यूल। ठीक है, लास्ट के ही कुछ 4-5 चैप्टर से पहले मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। और ये आर्टिकल अभी एमपी ने पार्टीज़, ये पहली बार भी नहीं है ना। तो बहुत पार्टीज़ होती रहती हैं ऑल्दो। तो ये पॉलिटिकल है, लेकिन हमें इससे कनेक्ट करना है स्टैटिक से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे रिवर के बारे में। जैसे आपको पता होगा, अभी दिवाली में भी ना आपने एक सोशल मीडिया में वीडियो बहुत सर्कुलेट होते हुए देखा होगा कि यमुना की रिवर है, और वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, फॉर्म क्रिएट हो रखा है, और वहाँ लोग छठ पूजा कर रहे थे, है ना। ये वीडियो बहुत फ्रिक्वेंटली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने को मिल रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे राइटर ने जो है रिवर्स के बारे में लिखा है। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर को कंपेयर करके बताया है, और जो लिटरेचर कंपेयर किए हैं वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा इतना ज़्यादा लगा नहीं इंपॉर्टेंट, बट आप पढ़ सकते हो। बाकी मुझे लगा कुछ कंसर्न बताएंगी या कुछ चीज़ें बताएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हाँ, इन्होंने मुंडक उपनिषद के बारे में ज़रूर बताया कि उन्होंने कहा जिस तरीके से मुंडक उपनिषद में हमारी रिवर्स के बारे में बताया है, वैसा नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, छठ पूजा के टाइम पे यमुना रिवर में जो सीवेज था, पेस्टिसाइड्स था, फर्टिलाइज़र थे, जिसकी वजह से, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वहाँ फॉर्म क्रिएट हो चुका था, बहुत एक्सट्रीम। आप समझ रहे हो, रिवर में वाइट फॉर्म का क्रिएट होना, दैट मीन्स एक्सट्रीम पोल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, इससे वहाँ के वाटर का बीओडी डाउनग्रेड हो जाएगा, और जब बीओडी डिजॉल्व ऑक्सीजन डाउन हो जाता है तो वहाँ की जो मरीन इकोसिस्टम है ना। और आप सोचिए, यमुना और गंगा कितने सारे डॉल्फिन्स के लिए और बहुत सारे अंदर मरीन जो है एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कितना अच्छा होता है। और जो रिवर फिशेस होती हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है ये। और उन्हीं फूड को, उन्हीं सारी चीज़ों को हम एज अ फूड भी कंज्यूम करेंगे, तो ओवरऑल ये ह्यूमन के हेल्थ को ही इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट को तो कर ही रहे हैं हम, है ना। तो ये इसके बारे में है। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रिमेंबर करवाया कि 2017 में उत्तराखंड
हाई कोर्ट ने भी है ना गंगा रिवर को लीगल पर्सन की एज अ लीगल पर्सन के फॉर्म में आर्टिकल 21 के अंडर में डिक्लेयर किया। यानी जिस तरीके से अगर आप अपना फंडामेंटल राइट 21 का वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है ना, तो आपके राइट्स को कोई भी स्टेट जो है इग्नोर नहीं कर सकती है या उसे डिप्रिवाई करके कोई लॉ नहीं बना सकती है। तो वैसे ही जो है यहाँ पे लीगल पर्सन का स्टेटस जो है रिवर्स को दिया गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली राहुल रंजन जी ने भी अपने साधु एक्टिविज्म के रिवर्स पे ऐसे भी लिखा, तो कंसर्न रेज करा है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नया कुछ पॉइंट तो नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट मेंस के लिए है, और प्रीलिम्स के हिसाब से आप रिवर जो यमुना रिवर है वो काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो यमुना रिवर्स की ट्रिब्यूटरी जो है वो एक बार आप मैप से एटलस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आर्टिकल ना इंटरनेशनल रिलेशंस के आईआर के ऊपर है। इसमें राइटर ना थोड़ा नाराज़गी जता रहे हैं कि इंडिया के द्वारा ना अभी रिसेंटली अगर आप अपने नेबर, जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे जैसे इंडिया है तो उसके नेबर के जो भी स्टेट्स है, थोड़ा मैप नहीं बन रहा, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, फिर यहाँ पे भूटान है ना, और नीचे श्रीलंका हो गया, फिर इधर जो है बांग्लादेश है, फिर इधर जाके म्यांमार है, ठीक है। ये सारे जो है इधर अफ़गानिस्तान हो गया, तो ये सारे जो है नेबर्स हैं हमारे, है ना, और नीचे मालदीव्स मॉरिशियस हो गए, है ना। तो ये जो है आपकी ये श्रीलंका हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अभी अगर इंडिया का रिलेशन देखो ना इन सारे कंट्रीज़ से, तो कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। और जबकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में हमने हमेशा से ये पॉलिसी रखी है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, ठीक है। तो वो डिक्लाइन होते हुए यहाँ पे थोड़ी नाराज़गी जता रहे हैं राइटर। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें राइटर बता रहे हैं कि जैसे अभी क्या रिसेंटली ये नेपाल के विजिट में गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें ये चीज़ डिफ्रेंशिएट अलग से दिखा कि इंडिया जो है अपना एक इम्पॉर्टेंस या अपने फॉरेन पॉलिसी में जो डिसीजंस उसे अपने नेबर्स के लिए रखना चाहिए, नेबर फर्स्ट पॉलिसी में जो है जिस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहिए वो कहीं ना कहीं एब्सेंस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कैसे? अब इन्होंने हर एक कंट्री का एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर अभी अपनी पड़ोसी नेबर कंट्री नेपाल की बात कर लोगे तो केपी ओली वापस से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और केपी ओली जब भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना नेपाल में, तो उनका रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा नहीं रहा है, ये इतिहास गवाह है, ठीक है। तो वैसे ही सेम इसके अलावा, क्योंकि ये जो मिस्टर केपी ओली है ना ये प्रो चाइना है, ठीक है। और प्रो चाइना के साथ जो भी नेशन होता है उसका हमेशा से इंडिया के साथ थोड़ा ताल्लुक जो है अप्स एंड डाउन्स की तरफ ही जाता है, ठीक है। और वैसे ही सेम इसके अलावा नेक्स्ट जो कंट्री कंपेयर कर रहे राइटर वो है बांग्लादेश। और आपको पता है अभी बांग्लादेश में काफ़ी अच्छा रिलेशन चल रहा था 15-16 साल से, लेकिन जब से हसीना का जो है सत्ता से नीचे हटना हुआ और मोहम्मद यूनुस जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, ऑल तो मोहम्मद यूनुस कभी भी इंडिया के अगेंस्ट में तो नहीं रहे हैं, लेकिन हसीना बेगम को वहाँ की सत्ता से हटाना ये इंडिया के लिए खतरे से कम नहीं था, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे राइटर एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम मालदीव्स की बात करें तो आप सभी को पता है अभी पिछले 1 साल पहले जो है मालदीव्स के साथ कितना बड़ा हमारा इशू हुआ। 1 साल हो गया, आई थिंक 1 साल होने वाला है, लास्ट जैन की बात है, ठीक है। कि मिस्टर म्यूज़ू जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने कहा कि भैया मेरा सबसे पहला अपने वोटर्स के लिए जो मैंने प्रॉमिस किया था उसमें ये था कि जो इंडिया के जो फोर्स है ना मालदीव्स में, उसको मैं हटाऊंगा, और वैसे ही किया उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका की बात कर लोगे तो अभी श्रीलंका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन रिसेंटली हुआ, तो अनुरा डिसनायके जो है वहाँ पर बने हैं। ऑल्दो इन्हें कोलिशन के साथ जो है 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन फिर भी ऑल्दो इन्होंने डायरेक्टली तो कभी इंडियन के बारे में बोला नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा कोई खास रिलेशन भी जुड़ता हुआ हमारा नहीं दिख रहा है। और रही बात भूटान की, तो वहाँ पे देखिए मोनार्की है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो चाइना तो राजा तो कुछ ऐसा अभी स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि वो चाइना के प्रो ज़रूर हैं वो, ठीक है। और अगर हम बात चाइना और पाकिस्तान की करें कि अक्सर हम चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो पड़ोसी हैं, चाहे हमारे भूटान हो, चाहे हमारा म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उनके साथ भी हमारा रिलेशन कुछ खास बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। यही चीज़ यहाँ पे राइटर का कहना है। चाहे वो मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, है ना, इनके साथ कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंसिंग जो है मिस किया है इंडिया ने, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं देखिए पूरी तरीके से ब्लेम तो पिछले जो इस 10 साल की सरकार है इसके ऊपर भी नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत इससे पहले वाली गवर्नमेंट में भी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कैसे कि ये इससे पहले भी था, जब नेपाल, अगर आप मान लीजिए, ठीक है, तो जैसे अगर आप नेपाल का एग्जांपल लेते हो ना, जैसे 2006 से पहले अगर आप देखोगे ना तो यहाँ मोनार्की था। ठीक है, 2005-6 के बाद से यहाँ पे नेपाल में बहुत लंबे टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर मोनार्की को चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चलते रहे। सरकार आई, सरकार हटी मोनार्की का, है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, वापस हटाया गया, वापस मोनार्की को लेके आया गया। काफ़ी ज़्यादा जो है एक लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्बन से जो है फेस किया गया नेपाल के द्वारा। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि यहाँ पे नियरली 2012-11 के आसपास की बात है, वहाँ पे जो है देखिए ये माना जा रहा था कि क्या होता है, कहीं ना कहीं नेपाल के इंटरवेंशन में, नेपाल की जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने जो है इंटरवेंशन करने की कोशिश करी है, जो चीज़ नेपाल की सोवरेनिटी के लिए हार्मफुल थी। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नेपाल, जैसे अगर आपको याद होगा, ये अगर आप नेपाल का मैप देखोगे तो नेपाल का इस तरीके से बॉर्डर शेयर है। ठीक है, फिर ये हमारा सिक्किम है, फिर यहाँ पे भूटान आ जाता है, और ये भूटान है ना, और ये नेपाल है। तो क्या होता है कि नेपाल, ये हमारा उत्तराखंड है ना, तो नेपाल का ये वाला जो बॉर्डर है ये तराई रीजन से शेयर करता है बॉर्डर, है ना, और यहाँ आपका जस्ट यूपीएस के नीचे यहाँ पे बिहार है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है कम्युनिटी है मदेशी करके, ठीक है, जो कि नेपाल के आपके बॉर्डर में ही रहती है, इस इलाके में रहती है मदेशी। ठीक है, और वो चीज़ जो है यूपी और बिहार में आना जाना उनका हमेशा मिक्स रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही थी तो नेपाल ने ये कहा कि अब मदेशी के लिए बहुत इजी नहीं होगा कि अपने बॉर्डर्स को शेयर करना, है ना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो इस बीच इंडिया ने इंटरवेंशन किया और यहाँ पे सपोर्ट किया मदेशी के लिए। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है इंडिया को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सोवरेनिटी की बात है, वो उनकी कम्युनिटी है ना, उनकी इंटरनल मैटर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में किस कैटेगरी को, किन लोगों को क्या राइट्स देते हैं, क्या बॉर्डर डिस्प्यूट के जो है डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ माना गया है कि ये काफ़ी लंबे से जो है एक ब्लॉक अकेट के फॉर्म में रहा नेपाल और इंडिया के बीच में। और तो बहुत सारे राइटर ये बता रहे हैं कि काठमांडू में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये मानते नहीं हैं कि इंडिया ने कभी इंटरवेंशन किया है, और तो एक सपोर्ट ही किया पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि ऑल्दो अगर आप इंडिया और नेपाल के कल्चरल रिलेशंस की बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम कभी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कल्चर है ना, चाहे वो रिलीजन पर्सपेक्टिव से हो या फिर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, फेस्टिवल, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हमारा काफ़ी एथनिक मिलता है नेपाल से। और अभी रिसेंटली आरएसएस ने भी जो है अपनी तरफ से वहाँ पे हिंदू के लिए स्वयं सेवा संघ का भी गठन किया। ठीक है, तो इस तरीके से कल्चरल रिलेशन तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है नेपाल के साथ, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में वैसा हमारे जो है बहुत अच्छा रिलेशन नहीं दिख रहा है ड्यू टू द मदेशी कम्युनिटी। वन ऑफ द रीज़न भी है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे राइटर ने ओवरऑल पूरे आर्टिकल्स में बताया कि किस तरीके से नेपाल के साथ हमारा कहीं ना कहीं एक उठक जो है, एक कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स काइंड ऑफ जो है बना हुआ है। और कई बार ये एलिगेशंस भी लगाए हैं कि काठमांडू के कॉन्स्पिरेसी में या काठमांडू में काफ़ी ज़्यादा इंडिया के जो रॉ एजेंट्स हैं उनका भी कई बार जो है इंटरवेंशन रहता है। ठीक है, ऑल्दो इसके लिए प्रूफ के लिए कोई हमारे पास फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, ये एलिगेशंस ही हैं। तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए इंडिया को भूलना नहीं चाहिए कि हमेशा से उसने अपने नेबर फर्स्टहुड को जो है हमेशा फर्स्ट आगे रखा है, उसके कंसर्न्स को आगे रखा है। तो ग्लोबली जो है हम अपने नेबरहुड्स को नहीं पीछे दरकिनार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वापस से अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें साइड किनार करते हुए हमें बात करनी चाहिए। जो उनका इंटरनल मैटर है, जहाँ हमें अपना कदम लिमिट रखना है, उसको समझदारी के साथ रखते हुए हमें आगे रखना होगा। सेम इसके अलावा जो है यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं पीएम इंद्र कुमार गुजराल के अकॉर्डिंग भी, कि देखिए जब पीएम इंद्र कुमार गुजराल थे ना, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, ये इनके साथ ना हमें अपना एक गुड फेथ और ट्रस्ट बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये इस काइंड ऑफ जो है इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पे रिलेशन के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, 19 का ही है। देखिए ये ग्रेडेड एक्शन पॉलिसी के बारे में है। आपको पता है दिल्ली पूरे में जो है अभी बहुत एक्सट्रीमली पोल्यूशन हो रखा है। ठीक है, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को बोला, फटकार लगाया गवर्नमेंट को कि भैया आपने जो है अभी ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 को अप्लाई क्यों नहीं किया है अभी तक। ठीक है,
ऑल्दो आपको पता होगा दिल्ली के अंडर में द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ही है सबसे ज़्यादा मेन इम्प्लीमेंटिंग करता है, CQM ही इम्प्लीमेंट करता है ये ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक है। और मैं बताऊंगी आपको आगे इसके बाद कि है क्या एक्चुअली ये पता है कब एप्लीकेबल होता है जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन है, जब पोल्यूशन का एक लेवल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। वो कितना है नियरली देखते हैं। देखिए जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन है ना, सबसे पहले दिल्ली NCR में जो है 2016 के आसपास लाया गया था, ठीक है। सर्टेन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि देखिए किस तरीके से ये इमरजेंसी मेजर्स है ना। जैसे ही दिल्ली और दिल्ली की NCR के रीजन में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, तो वहाँ आपको जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शंस के थ्रू जो है एक्शंस उठाने पड़ेंगे। इसके कुछ पिलर्स हैं। अब इसमें मेनली इन्होंने कहा कि जब आपका एयर क्वालिटी जो है पुअर से वेरी पुअर हो जाता है, इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। जैसे कि स्टेज 1 है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन। पहला स्टेज तब अप्लीकेबल होता है जब आपकी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में लाई करती है, जिसका पर्टिकुलर मैटर 201 से 300 के बीच में है, ठीक है। सेम वैसे ही जो है आपका सेकंड स्टेज तब लाई करता है, ये एप्लीकेबल होता है जब 301 से 400 के बीच में आपका पुअर है या पुअर से वेरी पुअर हो गया है, ठीक है। इसके अलावा फिर थर्ड है और फोर्थ जो है, थर्ड आपका 401 से 450 है, फोर्थ है 450 से जैसे ही ज़्यादा आपका डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में ट्रैप हो जाते हैं, तो आपका स्टेज 4 जो है वो लागू हो जाता है, जिसमें अभी थोड़ी सी देरी की वजह से यहाँ पे फटकार लगाया गया है। अब बेसिकली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन 4th स्टेज में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 4th स्टेज जैसे ही लागू हो जाएगा तो आपको डीजल ट्रक और भी इलेक्ट्रिक, भारत, LNG, CNG, इन सब चीज़ों पर जो है यहाँ पे प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, अगर ये व्हीकल जैसे दूध है, सब्जियां है, अगर ये ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं तो इनको अलाउ होगा। इसके अलावा बाकी नॉर्मली आप नहीं चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ठीक है, ये दिल्ली के अंदर में एंटर नहीं करेंगी, सिर्फ अनटिल अनलेस अगर आपको कोई ज़रूरी सामान आपको शिफ्ट करना हो दिल्ली के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पे बैन हो जाएगा डिमोलिशन एक्टिविटीज़, जैसे कि किसी घर को तोड़ना वोड़ना, हाईवे, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन, तार बिछाने का काम, उसके लिए भी ज़मीन खुदाई होती है, बिल्डिंग्स को तोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरी तरीके से बैन हो जाता है। NCR रीजन में जैसे कि स्कूल्स हैं, इसके 6 to लेकर 9 तक और 11th की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन मोड शिफ्ट हो जाती हैं, यानी स्कूल्स ऑफ हो जाते हैं स्पेसिफिकली इन क्लासेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटीज़ वर्क हैं, स्पेसिफिकली जो भी लेबर इंटेंस है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम होते हैं जिससे डस्ट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली के NCR रीजन में, ठीक है। तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शंस में मेन स्टेप्स उठाए जाते हैं, ठीक है। तो और आपको पता है झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं, आई थिंक शुरू हो चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और इलेक्शंस, महाराष्ट्र के बाद झारखंड का होना शुरू था, महाराष्ट्र का हो गया है, तो अब झारखंड में, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अभी देखिए एक चीज़ बताई है, यहाँ पे आउटकम्स एक निकल के आ रहा है। आउटकम्स क्या, डिस्कशन कि COP29 आपको पता है अजरबैजान में चल रहा है, ये 22 तक चलेगा। तो इस डिस्कशन में ना अभी अचानक से ग्रुप्स के द्वारा, सम काइंड ऑफ अ ग्रुप के द्वारा क्या बताया जा रहा है, सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस तरीके से 1968 में ना पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये बोल दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि भैया आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन एक बहुत बड़ा वेपन है, जिसमें मेनली वॉर्स के लिए यहाँ पे प्री सेफ्टी के फॉर्म में कंट्रीज़ के द्वारा बनाया जाने लगा था 1960-50 में, है ना। तो यहाँ पे जिस तरीके से उस चीज़ को रोकने के लिए NPT की ट्रीटी लाई गई थी कि भैया कोई भी कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर्स का टेस्टिंग नहीं करेगा, वैसे ही यहाँ पे जो है कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भैया जो फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है, उसकी भी एक ट्रीटी होनी चाहिए जिसको बोलेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है ये फाइनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स के लिए भी FFNPT लाने की ज़रूरत है, जो अभी डिस्कशन चल रहा है बाकू अज़रबैजान में। तो ये FFNPT देखिए ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि ये पहले ही प्रैक्टिकल में नहीं है। 13 पैसिफिक स्मॉल आइलैंड्स हैं, जैसे कि वनातू, तुलुवु, तोंगा, फिजी, सोलोमन आइलैंड और तुलुवु आपको याद है कि अभी पहला आइलैंड बन गया जो डूब चुका है।
डूब रहा है, बिल्कुल कगार पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोलोमन आइलैंड, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ को जो है फोकस किया गया है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे COP29 में यहाँ पे 70 सस्टेनेबल बैंक्स, ग्लोबल अलायंस मिलकर और भी नेशंस हैं जो मेनली इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं कि ये ट्रीटी आनी चाहिए ताकि हमारा जो ग्रीन एमिशन है उसको हम रिड्यूस करके 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उससे रिड्यूस करने का हमारा मोटिव फुलफिल हो सके। तो FFNPFT क्या है? देखिए, ये पहली बात तो ये कॉन्सेप्शलाइज हुआ था सबसे पहले 2016 में। ऐसा नहीं है, बाकू अजरबैजान में ही पहली बार डिस्कस हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 13 पैसिफिक आइलैंड्स ये अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो 2000 पहले में आया था पहली बात, ये लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट में ऑफिशियली अनाउंस 2019 में हुआ। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है ये कि वहाँ पे आपको फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन बंद करना पड़ेगा, इसकी जगह आपको विंड, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेनली टारगेट है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए इसमें 3 पिलर्स बताए गए हैं। कैसे है कि देखिए आपको इससे क्या हो कि फेस आउट करना पड़ेगा मेनली जो फॉसिल फ्यूल, स्पेसिफिकली जो कोल का यूज़ आप कर रहे हो, कोल बर्निंग है, चूल्हा जलाते हो या डंग केक जलाना, प्लास्टिक जलाना, ये सारा काम आपको बैन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है मेनली फास्ट ट्रैकिंग एडेप्टेशन होगा, यानी बहुत जल्दी से जो है आप कोल से जो है शिफ्ट, जैसे कोल, ऑयल, गैस, इनसे शिफ्ट होके आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे क्योंकि ऑयल से भी जो है पोल्यूशन निकलता है, ग्रीन हाउस गैस निकलती है, गैस से भी आपका जो है केमिकल प्रोड्यूसर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बैन करना है और एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, जैसे कि आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, इन ऑफशोर ऑनशोर एनर्जी है, उस तरफ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। ऑल्दो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर FFNPT अगर आ गई, एप्लीकेबल हो गई, तो हमारा जो मेन मोटिव है कि 2025 के बाद हमारा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कि भैया जो डेवलपिंग नेशंस को हम 100 बिलियन रुपीज़ देंगे, वो भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्टिव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि क्या इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। तो देखिए, कहना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको पता है आज भी हमारे पास इंडिया का 88 नियरली 83% के आसपास ना, आप चलो मिनिमम से मिनिमम 80% भी लगा लो, हमारे पास जो आज बिजली है ना वो कोल से ही बन रही है। तो सोचो इंडिया जैसे कंट्री के लिए कितना बड़ा एक रिस्क होगा कि अगर कोल को एकदम से ख़त्म कर दें और हम नॉन रिन्यूएबल शिफ्ट एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना इतना ईजी, कॉस्ट बियरिंग नहीं होगा, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है इस रिजल्ट में, इस डिक्लेरेशन में क्या निकलता है। बाकी आर्टिकल है नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ भी एयर पोल्यूशन का है क्योंकि देखिए होता है ना, जैसे ही ये सीज़न आता है फेस्टिवल सीज़न की तरह ही उसके पीछे पीछे पोल्यूशन का जाता है। अब आपको जनवरी तक ना, आप देखना इस पूरे न्यूज़पेपर, जनवरी तक आए दिन कोई ना कोई एयर पोल्यूशन पे आर्टिकल ज़रूर मिलेगा आपको, और उसके बाद फिर ख़त्म, फिर गायब, फिर उसके बाद वापस सीज़न आने पर होता है, ऐसे ही होता है। खैर, तो ये सब चीज़ें सेम ही है कि CAQM करेगी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या क्या है, कितना पोल्यूशन हो चुका है दिल्ली में, कितना जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अपने शंकर IAS की बुक से ना ये CAQM के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कौन कौन से एयर क्वालिटी इंडेक्स हम यूज़ करते हैं और कौन कौन से 3-4 एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं यहाँ पे, CAQM कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लीज़ एक बार इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताया कि ना, इस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे लालीना का इम्पैक्ट होना, ठीक है, मानसून का डिले होना, या फिर बारिश आ भी रही है तो बहुत लंबे टाइम तक आ रही है क्योंकि ओवरऑल ये क्लाइमेट को तो इम्पैक्ट कर ही नहीं है ना। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस ये बताया गया है, पता है कि ना, इंडिया एक सैटेलाइट है, मॉडीज करके, नासा की सैटेलाइट है, उन्होंने ये एक चीज़ बताई है कि ना इंडिया के जो फार्मर्स है, स्पेसिफिकली जो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं ना, वो पता क्या कर रहे हैं, वो स्टेबल बर्निंग के डेट जो टाइमिंग है ना उसको शिफ्ट कर रहे हैं ताकि पकड़ में ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है, हमारे पास एक्चुअली क्या है, इसरो अपना इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन अभी तक हमारे पास अपने इंटरनल के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजनल सैटेलाइट नहीं है जो पूरी तरीके से सिर्फ इस पोल्यूशन के बेस्ड हो। हम अभी भी नासा पे डिपेंड हैं। ठीक है, तो उसी के नासा की मोडीज़ करके एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली यहाँ पे टेरेन के जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताता है, पोल्यूशन के बारे में। लेकिन ये हमारे इंडिया जो लोकेशन है, इंडिया के ऊपर ये दिन में 2 बार आता है, 24 घंटे में 2 बार आता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, नासा ने क्लेम करा है कि यहाँ के जो नॉर्थ वेस्ट के फार्मर्स है ना, उन्होंने टाइमिंग, यानी जैसे मान लीजिए सैटेलाइट एक बार 12 बजे आ रहा है, फिर उसके बाद रात को 12 बजे आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया है, इस 12 से इस 12 के बीच में या इस 12 से इस 12 के पहले जो है टाइमिंग स्टेबल बर्न करना शुरू कर दिया ताकि सैटेलाइट में पकड़ा ना जाए।
ठीक है, लेकिन कर रहे हैं वो, क्योंकि उसके बाद पता चल रहा है, सैटेलाइट के निकलने के बाद जब आप देखोगे रिजल्ट, तब पता चल रहा है कि पोल्यूशन तो है, लेकिन सैटेलाइट में तो इमेज नहीं आ रही है। तो ये क्लेम ऑल्दो लगाया गया, अब ये कितना सच है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक कमी तो ये दिख रही है। ऊपर से यहाँ पे ये भी है कि हमारे पास खुद का सैटेलाइट नहीं है, हम नासा पे डिपेंड है अभी तक अपने पोल्यूशंस के लिए, ठीक है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कोई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन बेस्ड जो है सैटेलाइट की कमी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मुझे इस पूरे आर्टिकल में एक नया हट के दिखा, ठीक है। बाकी सेम ही है, सेम ही रिपीटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑल्दो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है तो यहाँ पे शुगर के बारे में था, यहाँ पे कितना क्या है ये चीज़ें बता रखी, कितने हेक्टर्स में करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ शुगर के बारे में इंपॉर्टेंट है कि शुगर का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा जो है कितना हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। तो एक डेटा मेरे पास न्यूज़पेपर का था ये, कि इंडिया के द्वारा शुगर एक्सपोर्ट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो देखिए कितना ज़्यादा 23-22 तक बढ़ गया है। अगर आप बात करोगे अगर 2016 से 2022-23 तक, जहां हम सिर्फ 0.46 मिलियन टन जो है, लाख टन जो है हम कर रहे थे एक्सपोर्ट, अब वो जो है आपका 50 लाख टन हो गया है। दैट मीन्स एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन 2021-22 के कंपैरेटिवली अभी काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा 20 से 22 के कंपैरेटिवली 50 जो 22-23 है उसमें कम हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्टिंग नेशन है हमारा इंडिया शुगर के मामले में, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें सच जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये बताया गया था कि एक्चुअली यहाँ पे महाराष्ट्र में एक कंसर्न ज़रूर देखा जाता है कि जैसे ये सीज़न है अभी, है ना, कि गेहूँ जो गन्ना है वो लगा के कटाई का टाइम होता है, तो उस समय कहीं ना कहीं लेबर्स की शॉर्टेज पड़ जाती है, क्योंकि सेम ही टेन्योर पे, सेम ही टाइम पे आसपास और भी स्टेट्स में जो है इसका गन्ने का बुवाई होती है। तो जैसे कि कर्नाटक है, गुजरात है, इसके आसपास के स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ह्यूज लेवल पे शुगर केन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स बताएं, जैसे बंजारा है, लंबानी है, वंजारी है, ओबीसी फ्रॉम बीड है, ये सारे हिनोई हैं, नंदेन है, आदिवासी है, ये सारे वो लोग हैं जो मेजरली इस शुगर केन के काम में मेनली एज अ लेबरर के फॉर्म में इस तरीके से काम करते हैं। तो इनका शॉर्टेज एक कंसर्न यहाँ पे रेज ज़रूर किया है, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल एटाकम्स करके, ठीक है। देखिए ये मिसाइल है, बेसिकली आपको प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखना, मेंस में तो काम नहीं आएगा। एटाकम्स जो भी बोलेंगे इसको, ये यूएसए की मिसाइल है। ये यूक्रेन को ना 2023 में दिया गया था यूएसए के द्वारा, अक्टूबर में, पिछले साल। अब न्यूज़ में इसलिए है ना, अब यूक्रेन ने ये दाग दिया है रशिया के ऊपर, सबसे बड़ी बात। तो अब थोड़ा और जो है कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा, माहौल शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये याद रखना, मिसाइल बनाया हुआ रशिया, यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन के द्वारा नहीं है, ये है अमेरिका का टेक्टाइल मिसाइल सिस्टम है, आर्मी टेक्टाइल मिसाइल सिस्टम है, ATAC, ठीक है। तो ये याद रखने, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है मिसाइल किसका है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल है एमिशन के ऊपर, कि यहाँ पे राइटर ओवरऑल बताना चाह रहे हैं कि भैया अगर आप बात करोगे एमिशन का, कोल एमिशन का, तो वर्ल्ड लेवल पे कौन सबसे ज़्यादा क्या करता है। तो चाइना जो है, अगर आप ओवरऑल 2023 में एमिशन देखोगे, 1995 में 4,000 4,500 या 5,000 जो है इसका वो था, एमिशन था इसका परसेंटेज, या फिर आप एक जो भी जिसका मेजरमेंट इन्होंने दे नहीं रखा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 11% तक हो गया है जैसे नियरली, तो अब जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ कंट्रीज़ बता रखी है नियरली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना है 11% एमिशन करता है ओवरऑल ग्लोबल का, यूएसए 20% करता है, यूरोपियन 11%, और इंडिया 3.3 छुटकू सा है, बहुत छोटा सा काम करता है यहाँ पे तो एमिशन इसका, ठीक है। तो ये सारे वो नेशन है जो सबसे ज़्यादा, और सबसे पता है बड़ी बात यूएसए का देखिए जो सबसे ज़्यादा है, और वही इतना बड़ा आगे वो होता है, पीछे हट जाना प्रेसिडेंट के द्वारा, यहाँ पे बहुत अलग ही ड्रामा चलता है। खैर, तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाहता है क्या चाह रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में, एक बहुत हटके आर्टिकल है ये। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ना सारे के सारे टारगेट चाइना की तरफ से है, कि चाइना ने पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है, क्योंकि देखिए 4.5 के आसपास जो है टन यहाँ पे चाइना एमिशन कर रहा था, अब 15,500 के आसपास, समझ रहे हो, 3 गुना ज़्यादा हो गया है, वो भी पिछले 15 साल के अंदर में। और इस 15 साल में इसकी इकॉनमी भी बहुत
तेज़ी से बूस्ट होती हुई दिख रही है चाइना की, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे 2035 तक भी ना, अब इसका परसेंट जो एमिशन है करंट लेवल वो 66% है, लेकिन वो अब आने वाले टाइम पे जो है ये नियरली 78% जो है एमिशन करेगा, और ये 1.5 डिग्री को टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर का काम करेगा। ऑल्दो यहाँ पे जो है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा ये चीज़ बताई जा रही है कि पेरिस क्लाइमेट 2015 में जो हुई थी, जिसमें हमने ये प्लेज लिया था कि भैया हमें जो है 2 डिग्री सेल्सियस से हमारा टारगेट इसको कम करना है, 1.5 डिग्री तक लेके आना है, वो चीज़ ओवर रीच होती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना और भी नेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो पूरे आर्टिकल्स में राइटर ने सिर्फ चाइना की बात बताई है, जबकि इससे ज़्यादा तो यूएस और यूरोपियन है, ठीक है। खैर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ट्विस्ट पता क्या आता है, अब बात आ जाती है कि भैया चाइना बहुत ज़्यादा एमिशन कर रहा है, आने वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एमिशन करेगा, ठीक है, और उसका हर साल की ग्रोथ देखोगे तो एमिशन की तो 0.2% के दर से वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हर कोई यही बोलेगा कि भैया आप इसको एमिशन को रोको, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, रोकना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइटर ये बता रहे हैं कि रोकने के बाद जब आप शिफ्ट करोगे ना, अब आप कोल से, फॉसिल फ्यूल से कहाँ शिफ्ट करोगे? आप शिफ्ट करोगे भैया रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि अगर आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, इनमें शिफ्ट करोगे। अब यहाँ ये डबल स्वॉर्ड का काम कर रहा है, एड्ज स्वॉर्ड, यानी दो धारी तलवारी का काम। क्यों? क्योंकि चाइना ना पूरे ग्लोबल का अब जो है, अगर इन सोलर और विंड एनर्जी में देखोगे तो सबसे बड़ा मार्केट है चाइना का, और अभी ये बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी को अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। विंड और सोलर में अभी 300 गीगावाट रिन्यूएबल है, अभी लास्ट ईयर तक इन्होंने जो पावर बनाया है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को हटा के। अब धीरे धीरे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से हमारा मार्केट तेज़ी से एमिशन को, फॉसिल फ्यूल्स को कम करके हम शिफ्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इसका प्रोडक्शन की डिमांड एकदम से हाई करेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंटरनेशनल ग्लोबली 60% जो मेजरली पैनल, सोलर पैनल हो गया, विंड के जो पैनल्स होते हैं उसको बनाने का जो काम है ना, वो चाइना के पास ही है। यहाँ देखिए 80% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल डोमिनेटिंग सिर्फ और सिर्फ चाइना करता है। तो इससे पता क्या हो जाएगा, आज जैसे कि वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट है ना सारे के सारे पूरा ग्लोब ऑयल के लिए, वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर पैनल्स के लिए हम चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे ओवरऑल। और चाइना को सबसे बड़ी बात, मात देने वाला कोई और कंट्री भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे विंड टर्बाइन के लिए 60% है, 60% विंड टर्बाइन के लिए, और 80% सोलर पैनल्स को बनाने का जो सबसे ज़्यादा मेन काम ले रखा है वो है चाइना के पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम है दोनों के साथ है, डेवलपिंग नेशंस के लिए भी और डेवलप नेशंस के लिए, चाइना के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है। तो यहाँ पे दो डबल स्वॉर्ड वही बात बता रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास टारगेट है कि हमें जो है 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड्स को कम करना है, उतना ही हमारे पास प्रॉब्लम भी है शिफ्ट की तरफ। चाहे वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शिफ्ट ले लो, चाहे आप सोलर पैनल्स की ले लो, या फिर आप विंड एनर्जी की ले लो, जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाईमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे कंट्री के लिए आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करोगे ना बाकी नेशंस का, सबसे बड़ी बात कॉस्ट का, अगर जैसे ऐसा नहीं है कि बाकी कोई कंट्री जो है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती सोलर पैनल्स वगैरह, लेकिन पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसकी कॉस्ट को कोई टक्कर नहीं दे सकता। अगर इंडिया भी बनाए ना सोलर पैनल या विंड पैनल, ठीक है, तो 10% ज़्यादा ही कॉस्ट देना पड़ेगा इंडिया को, और वैसे ही यूएस को 20, अगर यूरोपियन यूनियन बनाएगा तो 35% कॉस्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर चाइना जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में सप्लाई करेगा। और चाइना पे जब चीप प्राइस पे आपको प्रोडक्ट अच्छे लेवल पे मिलता है, तो ऑब्वियसली ग्लोब में कोई भी कंट्री अपना जो कॉस्ट है जब इंपोर्ट करेगी तो वो हाई कॉस्ट पे नहीं इंपोर्ट करेगी, राइट। तो इसका मार्केट बहुत ज़्यादा, और जो है एक सेंट्रलाइज्ड, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक न्यूक्लियर फॉर्म में एक होने का चांस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए राइटर कह रहे हैं कि चाइना ने हमेशा से बहुत कैसे बोले, एक प्ले सेफ गेम खेला है, और अब राइट टाइम पे राइट चीज़ को लेके आया अपॉर्चुनिटी को अपने लिए। और ऑल्दो देखिए अगर आप बात करोगे UNFCCC जब क्लाइमेट समिट हुआ था 1990s में, ठीक है, उस समय चाइना का रोल सिर्फ और सिर्फ 10% आसपास भी नहीं था एमिशन, ग्लोबल एमिशन का, ठीक है। तो इस वजह से चाइना पे उस समय इतनी कसरत नहीं करी गई थी। लेकिन अभी पिछले अगर आप 3 डेकेड से या फिर 2 डेकेड से अगर आप देखोगे तो चाइना का रोल बहुत बड़ा एक्सीड बढ़ चुका है एमिशन के मामले में,
ठीक है। और अगर हम चाइना को अब रोके भी ना कि भैया आपको एमिशन नहीं करना है, तो भी वो उसके ही फायदे के लिए, क्योंकि उससे सोलर जो सब्स्टिट्यूट जो है, जैसे फॉसिल फ्यूल को सब्स्टिट्यूट जो फील्ड करेगा ना, उसमें भी महारती हासिल कर रखी है चाइना ने। तो ये तारीफ़ के भी काबिल है, लेकिन कंपटीशन भी है यूएस, जापान, जर्मनी के लिए। तो यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस का बड़ा सर खपा रखा है चाइना के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो बाकी क्या होता है कि आने वाले टाइम पे कितना, कि अभी जैसे इनका मेनली है कि टारगेट है कि 1200 गीगावाट तक जो है यहाँ पे एमिशन जो है, यानी जो एनर्जी है, कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से बढ़ाने का है। और नो डाउट चाइना इसमें राइटर भी कह रहे हैं कि चाइना को अगर टारगेट मिल गया कि भैया अब रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना है, तो तुरंत चाइना के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो फॉसिल फ्यूल से तुरंत रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सप्लाई चेन में आ जाएगी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो ये आई थिंक पूरा ओवरऑल आर्टिकल था, ठीक है। तो 2 दिन का ये आर्टिकल है, मेजर आर्टिकल्स हैं, हमने कोई आर्टिकल्स नहीं छोड़े हैं। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और थैंक यू।